हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि आपको किसी को भी अगर जवाब देना है, शांति से अपनी मेहनत करो। उनको क्या जवाब देना है, उसने मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, उसने बोल दिया निकम्मा है, नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच को, वो जो गुस्सा है ना, वो अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में मत हावी होने दो, अपने दिमाग में रखो उस चीज़ को और उसका यूटिलाइज आप सही दिशा में करो। अपनी मेहनत की तरफ उस गुस्से को डाइवर्ट करो। ठीक है। जब सफल हो जाओगे ना, तब सबके मुंह पे अपने आप तमाचे पड़ेंगे, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। आपकी सफलता इतनी जोर से गूंजनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इन द फर्स्ट एक्नॉलेज डिस्कशन, एक्नॉलेज मतलब जो स्वीकार की गई, तो जो पहली एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करी गई डिस्कशन, बातचीत किसके बीच में, ऑन द पन्नून एपिसोड एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज बाय प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स इन द यूएस। किसके ऊपर की गई डिस्कशन पहली दफा जिसको स्वीकार किया गया, वो है पन्नू, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की डेथ या उनके ऊपर हमले की जो बात है, जिसके ऊपर हिंदुस्तानी ऑफिसर्स का हाथ आता है, नाम आता है, तो उसके ऊपर पहली बार डिस्कशन हुई। और एंटी इंडिया एक्टिविटीज या जो कि प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स द्वारा सपोर्ट की जा रही हैं यूएस में, उसके ऊपर चर्चा हुई। सिंस द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टुक ऑफिस, जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में आई है, Defense Minister Rajnath Singh raised the issue in a meeting with US Director of National Intelligence तुलसी गबार्ड। बोल रहे हैं, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये इशू, ये मसला जो है, यूएस के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो कि तुलसी गबार्ड है, उनके साथ में बातचीत में ये इशू उन्होंने रेज करा। ठीक है, उन्होंने बात करी इसके ऊपर। He urged the US to designate six for justice led by Gurpatwant Singh Pannu, a foreign terrorist organization। उन्होंने बोला कि आप उन रिक्वेस्ट करी कि आप क्या करो, जो सिख फॉर जस्टिस एक ग्रुप है जिसके हेड कौन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप डिक्लेयर करो, साइटिंग इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑन अमेरिकन सॉइल। किसका हवाला देते हुए, इस बात का हवाला देते हुए, साइटिंग मतलब हवाला देना, तो किस बात का हवाला देते हुए कि वो अमेरिका की धरती पर अमेरिका की मिट्टी का इस्तेमाल हिंदुस्तान के विरोध में, हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहा है। एंड इट्स एलिजिड बैकिंग बाय पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और कथित तौर पे इसको बैक किया जा रहा है, इनके सपोर्ट किया जा रहा है, समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान की आईएसआई के हवाले से। आईएसआई का फुल फॉर्म भी आज आपको पता चल गया, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। मिस Gabbard was in India to also attend the annual Intelligence and Security Chiefs Conference chaired by National Security Advisor Ajit Doval। बोल रहे हैं मिसेस गवार्ड जो है वो हिंदुस्तान आई हुई थी, किस चीज़ के लिए, कि वो एक एनुअल इंटेलिजेंस, सालाना एक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस होती है, उसको अटेंड करने के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन है, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। द कॉन्फ्रेंस नाउ इन इट्स फोर्थ एडिशन, यानी कि ये इस कॉन्फ्रेंस का चौथा साल है, चौथी बार ये हो रही है। टुक प्लेस अ डे बिफोर द एनुअल रायसेना डायलॉग, ये जो सालाना रायसेना डायलॉग होता है उससे एक दिन पहले हुई। द फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये रायसेना डायलॉग क्या है, ये फ्लैगशिप यानी कि प्रमुख कॉन्फ्रेंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा की जाती है, को-ऑर्गेनाइज्ड विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और साथ ही साथ इसमें कौन होते हैं ऑर्गेनाइज करने वाले, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नाम का एक संस्थान है वो। Founded in 2007 by Pannun, the US-based attorney, the SFJ advocates self-determination of for Sikhs in their historic homeland of Punjab। तो बोल रहे हैं ये जो उनकी सिख फॉर जस्टिस वाला जो ग्रुप है, ये 2007 में फाउंड किया गया था पन्नू द्वारा। पन्नू कौन है, यूएस बेस्ड अटॉर्नी है, अटॉर्नी यानी कि वकील वगैरह है। ठीक है, जो कि एसएफजे जो है ये क्या एडवोकेट करता है, ये प्रचारित करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन,
खुद को घोषित करता है कि हम दृढ़ संकल्प ले रखे हैं किसके लिए, फॉर सिक्स इन देयर हिस्टोरिक होमलैंड ऑफ पंजाब, कि जो सिक्स हैं उनका जो हिस्टोरिक होमलैंड है पंजाब का, उसको हम लेना चाहते हैं, उसके लिए हम उनके हितों की बात कर रहे हैं, ये उनका मोटिवेशन है, ये उनको इसको वो प्रचारित करते हैं। सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन स्टेट ऑफ खालिस्तान, और वो चाहते हैं कि वो एक सोवरेन, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए खालिस्तान का, यानी कि इंडिपेंडेंट देश बनाए खालिस्तान का। The Indian government banned the organization in 2019 under the Unlawful Activities Prevention Act for Anti-India Activities. हिंदुस्तान सरकार ने इस संस्था को बैन कर दिया था 2019 में अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्हें बैन कर दिया था। The Khalistani insurgency remains a dark chapter in India's history. जो खालिस्तानी विद्रोह है, इंसर्जेंसी है, वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक बड़ा ही काला अध्याय है, काला चैप्टर है जो अभी भी बरकरार है। Having led to the assassination of a prime minister, जिसकी वजह से हमारे देश के एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का assassination तक कर दिया गया था। Its resurgence in several western countries has been a growing concern for India. तो ये जो वापस सरफेस पे आ चुका है, वापस पुनरुत्थान इसका हो चुका है, रिसर्जेंस मतलब पुनरुत्थान होना कई सारे वेस्टर्न देशों में, ये हिंदुस्तान के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट often turning aggressive have become a pattern. बोल रहे हैं प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट जो कि अक्सर एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, ये एक पैटर्न बन चुका है। मोस्ट रिसेंटली, अभी रिसेंटली, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज हैकल्ड। इनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया था, किस लिए, विथ प्रो खालिस्तान स्लोगन्स बीइंग रेज्ड, और इनके ऊपर प्रो खालिस्तान, जब इनकी गाड़ी जा रही थी तो प्रो खालिस्तान स्लोगन्स उठाए जा रहे थे, सामने बोले जा रहे थे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन अर्लियर दिस मंथ, जब इस महीने में वो लंदन गए थे तब, promoting the MEA to lodge a strong protest with the UK diplomatic efforts to address the issue. जिस prompting मतलब जिसने प्रेरित करा, प्रोत्साहित करा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अपना विद्रोह जाहिर करे यूके के डिप्लोमेटिक जो भी वहाँ की नीतियां हैं उनको, ताकि वो इस मसले को एड्रेस कर पाए। किस मसले को, कि उनके देश पे खालिस्तानी गतिविधियां हो रही हैं, हमारे देश के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस तरीके से टैकल किया गया, तो उसके लिए उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये बात जाहिर करने के लिए हमने अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाहिर करा, पर्टिकुलरली विद कनाडा एंड द यूके, खास तौर पे कनाडा और यूके के साथ में, हैव ऑफन बीन मेट विद अ लैकलस्टर रिस्पॉन्स फ्रस्ट्रेटिंग इंडिया। और जो भी हम विरोध जाहिर करते हैं उसका जवाब हमें लैकलस्टर यानी कि निराशाजनक मिलता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। However, recent allegations that Indian agencies attempted targeted killings of Khalistani sympathizers have strained bilateral ties with Canada and the US relations with the then Trudeau administration in Canada were tense. बोल रहे हैं कि हालांकि रीसेंट जो एलिगेशंस, आरोप लगे हैं हिंदुस्तानी एजेंसीज के ऊपर कि वो अटेम्प्टेड टारगेटेड किलिंग्स करवा रहे हैं खालिस्तानी सिंपथाइजर्स का, खालिस्तानी समर्थकों का, हैव स्ट्रेन्ड, इन्होंने तनावपूर्ण कर दिया बायलेटरल द्विपक्षीय रिश्ते, किसके साथ में, कनाडा के साथ में और यूएस के साथ में। जो भी रिलेशंस थे उस समय की कनाडा की जो ट्रूडो की सरकार थी उसके साथ में, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गए थे हमारे। While under the Biden administration, India faced significant diplomatic pressure after a US investigation charged an Indian citizen. और बाइडन सरकार की अगर हम यूएस की बात करें तो बाइडन सरकार के अंतर्गत हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक तनाव, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर देखने मिला जब यूएस इन्वेस्टिगेशन ने एक हिंदुस्तानी नागरिक को चार्ज करा, allegedly linked to the research and analysis wing रॉ, जो कि कथित तौर पे रॉ के साथ में एसोसिएटेड था with orchestrating a plot to kill पन्नू। और ऐसा कहा गया कि उन्होंने जो पन्नू को मारने की योजना है वो बनाई। ठीक है, the issue became so serious that Mr. Doval refrained from accompanying Prime Minister नरेंद्र मोदी on an official visit। तो ये मसला इतना ज़्यादा सीरियस था कि डोवाल जी जो है
उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी की ऑफिशियल विजिट थी उसमें उनके साथ जाना था, लेकिन वो उससे बचा लिया गया, मतलब उनको नहीं भेजा गया उस विजिट में उनके साथ में। The Trump administration so far appears less inclined to escalate the matter. तो अभी तक की जो ट्रम्प की सरकार है उसको ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस मसले को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, एंड मे बी मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न। और ऐसा हो सकता है कि वो हिंदुस्तान की चिंताओं को, कि उनके देश में खालिस्तानी समर्थक जो है वो हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, इस बात को वो सुने। While India continues to push for action against anti-India and separatist groups, और वहीं हिंदुस्तान जो है वो अभी भी पुश कर रहा है, जोर दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के द्वारा हो रही हैं उनको उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान प्रेरित है। It must, however, ensure that its efforts do not impact the by and large cohesive Indian diaspora abroad. लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे जो भी प्रयास हों वो प्रभावित, इम्पैक्ट करना मतलब प्रभाव ना डाले किसके ऊपर, बाय एंड लार्ज, जो बड़े पैमाने पे आम तौर पे कोहेसिव मतलब सुसंगत, यानी कि कनेक्टेड इंडियन डायस्पोरा है बाहर के देशों में, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, नॉर अफेक्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद पार्टनर्स, और ना ही हमारे द्विपक्षीय रिश्ते जो हमारे सहयोगी देशों के साथ में है उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। ठीक है, आप कार्रवाई करो लेकिन इस तरीके की कोई रैश कार्रवाई ना करो जिससे कि हमारे उन देशों के साथ में रिश्ते खराब हो और जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे जो नागरिक रह रहे हैं उनको परेशानी हो। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो गए हुए हैं यात्रा, उनकी मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में उन्होंने अपना विरोध जाहिर करा, इस बारे में चिंता जाहिर करी तुलसी गबार्ड के साथ में। तो उसके ऊपर ये पैसेज था कि पूरी हिस्ट्री बताई गई, पूरी हिस्ट्री नहीं बताई गई लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं जिन्होंने इस मसले को ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है उनका जिक्र किया गया कि क्यों ये बात रखना इम्पोर्टेंट था, क्यों इस बात के ऊपर जोर दिया गया और क्या स्टैंस है जिन देशों के साथ में हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंस है इसके ऊपर। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? लाइट हार्टेड, हंसी मजाक वाली है? नहीं, लाइट हार्टेड नहीं, चिंताजनक है। ऑब्जेक्टिव एंड कंसर्न, ऑब्जेक्टिव यानी कि अभी की जो वास्तविकता है वो बता रही है, कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया, ठीक है, और कंसर्न है, बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान के एक स्टेट को अलग करने की बात की जा रही है, ठीक है, और उसकी एक्टिविटीज जो है बाहर रहने वाले, बाहर के जो देश हैं वहां पे हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, ये नहीं कि छुपे दबे हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, तो वो चिंता का विषय है, ठीक है, और हमारे वहां पे रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए भी खतरनाक है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सरकास्टिक, अगेन मजाकिया नहीं है, अग्रेसिव आक्रामक नहीं है। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज हो रही हैं यूएस, यूके, कनाडा में, उसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिश्तों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें हमने की। इंडियाज चेंजिंग इकोनॉमिक टाइज विद द यूएस, की हिंदुस्तान का यूएस के साथ में समझौते या रिश्ते इकोनॉमिकली कैसे चेंज हो रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है, वो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने पहले भी कहा है, वो बिजनेसमैन बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ सही हुआ, उसको फर्क पड़ता है कि मेरा और मेरे देश का भला होना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे तुम्हारे देश में उसके अगेंस्ट में उसके देश में तुम्हारे देश के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो इकोनॉमिक समझौतों को किसी भी खालिस्तानी एक्टिविटी के जरिए से खराब नहीं करेगा, ठीक है। India's concern over pro-Khalistani activities in the US and resulting diplomatic implications, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान की जो चिंताएं हैं प्रो खालिस्तानी गतिविधियां जो हो रही हैं यूएस में उसकी वजह से, और उसके ऊपर डिप्लोमेटिक रिश्तों का क्या बनता बढ़ता परिवेश है, ये इसके बारे में पैसेज था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एडवांसमेंट्स इन यूएस इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, इनकरेक्ट है। What is the primary reason India wants Sikh for Justice to be designated as foreign terrorist organization by the US? क्यों वो चाहते हैं कि इसको foreign terrorist organization घोषित किया जाए? क्योंकि ये जो
ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान का इनको सपोर्ट मिला हुआ है और ये हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियां जो है कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज SFJ इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर सिक्स राइट, इनकरेक्ट है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Because SFJ is involved in humanitarian activities for Sikhs worldwide, incorrect है। Because SFJ is promoting religious harmony between India and US, ये भी incorrect है। Because SFJ is engaging in anti-India activities and allegedly backed by Pakistan's ISI, option D is correct। Why have India's diplomatic relations with Canada and the US been strained recently? हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्ते कनाडा और यूएस के साथ में क्यों खराब हुए? अभी हाल फिलहाल में क्यों वो परेशानी करने वाली बात हो गई? क्योंकि जो हिंदुस्तान है वो उसके ऊपर आरोप लगा है कि भाई आपने जो है एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, जो भी उसके समर्थक हैं, आप उनको मरवा रहे हो और आपकी एजेंसीज का इसमें हाथ है। और एक किसी हिंदुस्तानी पर्सन का भी नाम आया है यूएस इन्वेस्टिगेशन में, जो कि बताया जा रहा है कि रॉ से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान के साथ में जो कनाडा के रिश्ते हैं, हिंदुस्तान के साथ में जो यूएस के रिश्ते हैं, इनको खराब कर रहा है, क्योंकि ये उनके देश के नागरिक हैं। बिकॉज Canada and US refused to support India in trade agreements, incorrect है। Because India was accused of attempting targeted killings of Khalistani sympathizer, बिल्कुल correct है, option B is correct। Who raised concerns about pro-Khalistani activities in the US with American officials? बोल रहे हैं किसने कंसर्न उठाया, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कंसर्न उठाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकरेक्ट है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, नहीं, इनकरेक्ट है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये विरोध उठाया है, चिंता उठाई है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें वो सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें कि कोई ग्रामेटिकल एरर है। अ फेमस पोएट रोड दैट पोएम, तो एक फेमस पोएट थे, उन्होंने वो पोएम लिखी थी, पास्ट की बात है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें एरर नहीं है। आई वेंट टू वॉच अ प्ले विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मैं प्ले देखने अपने एक दोस्त के साथ गया था। ही रिसाइड्स नियर एन यूनिवर्सिटी, अब हमें पता है एन जो है वो आता है वॉवल साउंड्स के साथ में, यू यू की साउंड, य की साउंड आ रही है, यू, ठीक है, तो वॉवल साउंड तो है नहीं। अम्ब्रेला, अ की साउंड होती तो एन आता, ठीक है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो ही रिसाइड्स नियर अ यूनिवर्सिटी। अ डॉग लाइक्स सनलाइट, कि एक कुत्ते को सनलाइट पसंद है, तो करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है ब्रैकेट में लिखे गए शब्द का। द magician's परफॉर्मेंस वॉज कैप्टिवेटिंग एंड हेल्ड द ऑडियंस स्पेल बाउंड, कि वो मोहित करने वाली थी, काफी आकर्षक थी और लोग जो है स्पेल बाउंड हो गए, ऐसे लग रहा है कि उनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, ठीक है। तो कैप्टिवेटिंग मतलब आकर्षक, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ग्रिपिंग, ग्रिपिंग मतलब इंटरेस्टिंग, जो आपको अपने से कनेक्ट कर पाए। बोरिंग, बोरिंग है तो उसमें आप नहीं स्पेल बाउंड हो पाओगे, तो एंटोनिम हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन्चैंटिंग, एन्चैंटिंग मतलब मोहित करने वाले। फैसिनेटिंग, अगेन मोहित करने वाली, रोचक, इंटरेस्टिंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, कि जितने भी ग्रेप्स आपने खाए उन सब में से ये वाले ग्रेप्स टेस्टी हैं, सबसे स्वीट है, ठीक है, तो वो हो गया सुपरलेटिव। यहाँ पे तो आपको सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस बताना है कि भाई जो ग्रेप्स है उनका स्वाद अच्छा है, वो मीठे हैं, तो ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, ना स्वीटर आएगा, स्वीटर और के साथ में ना मोस्ट और मोर दोनों नहीं आएंगे, स्वीट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The intersection of nature conservation and social justice is evident in efforts to ensure that marginalized communities and other backward classes should have equal access to natural resources। बोल रहे हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे दो चीज़ें आके मिलती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो किसके बीच में, नेचर कंजर्वेशन, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात कर रहे हैं, संसाधनों को बचाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में, नेचर को बचाने की बात कर रहे हैं उसके, और सोशल जस्टिस के बीच में जो कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन है, वो विदित होता है, एविडेंट है मतलब विदित होता है, स्पष्ट होता है,
उन प्रयासों से जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके पास में भी इक्वल अधिकार होना चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए नेचुरल रिजर्व्स का। ठीक है, उनके पास तक भी जो है ये संसाधन पहुंचने चाहिए। ठीक है, इस बात से विदित होता है। तो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एविडेंट इन एफर्ट्स टू इंश्योर, यानी कि ये दिख रहा है, जाहिर हो रहा है हमारे प्रयासों से। मैनिफेस्ट इन एक्शंस टू रीडिजाइन, मैनिफेस्ट मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। तो हाँ, ये साफ तो नहीं हो रहा, ये तो आप करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे। अपेरेंट, विदित है। इन एंडेवियर्स टू गारंटी, जो हमारे प्रयास हैं ये गारंटी देने के लिए कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज या अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्स का यूज कर सके, उनके पास में उनका एक्सेस हो। सो बी इज करेक्ट। Tom will dash the document to the office tomorrow. Tom will, meal मतलब खाना, मेल मतलब जो मेल के जरिए आप भेजते हैं, मेल्स आते हैं ना, लेटर्स वगैरह, तो डॉक्यूमेंट्स मेल करने की बात कर रहे हो, पोस्ट करने की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेल पुरुष, और मॉल शॉपिंग मॉल वगैरह जो होता है, तो यानी कि मेल मॉल नहीं आएगा, मेल आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The manager complained that Sheetal's email was not up to the standard for company. तो up to the standard को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? फर्स्ट है अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग तो कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। अप टू द मार्क जो है सी में लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अप टू द स्टैंडर्ड या अप टू द मार्क ये हमारे ऑफिस के जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसके स्तर का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुक्ता रिक्वेस्टेड निकिता टू शेयर द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द वेडिंग, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें एरर नहीं कि मुक्ता ने निकिता से रिक्वेस्ट करा कि जो पिक्चर उसने वेडिंग के दौरान में ली थी उसको शेयर कर दे। तो विल रिक्वेस्ट, वो करेगी रिक्वेस्ट कि उस पिक्चर को शेयर कर दे, तो करेगी रिक्वेस्ट यहाँ पे, या फिर रिक्वेस्टेड, ऑलरेडी उसने रिक्वेस्ट की थी, तो रिक्वेस्टेड इज करेक्ट। रिक्वेस्टेड निकिता फॉर शेयर नहीं होता, टू शेयर ही होएगा। रिक्वेस्टिंग, अभी रिक्वेस्ट करिए निकिता को टू शेयर, अभी नहीं करी, उसने पास्ट में करी थी, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The name Khajuraho has probably been derived from the word khajur meaning date palm। बोल रहे हैं जो खजुराहो नाम है वो शायद खजूर शब्द से लिया गया होगा, जिसका मतलब होता है डेट पाम। ठीक है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। हैज के साथ में बीन डिराइव्ड आ रहा है, करेक्ट है, पास्ट के, क्योंकि घटना पास्ट में हुई थी, पास्ट से लिया गया है नाम। ठीक है, तो हैज बीन डिराइव्ड करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एज ब्रूटल इज सिनोनिमस टू हार्श, यानी कि ब्रूटल जैसे हार्श का सिनोनिम है, नाइव इज सिनोनिमस टू। अब नाइव का मतलब क्या होता है? नाइव का मतलब होता है जो नया है, जो ज्यादा वाइज नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, न्यू है, यानी कि साधारण सा है। तो सिंपल, सिंपल बिल्कुल करेक्ट है। वर्डली मतलब जो शब्दों से भरा हुआ है, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है। वाइज मतलब समझदार। हॉस्पिटेबल मतलब वेलकमिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिंपल इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बिलीव की स्पेलिंग करेक्ट है, मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। रिसीव की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, RECEIVE, ठीक है, ना कि CIEVE। रिसीव मतलब प्राप्त करना। थीफ मतलब चोर, रिलीफ मतलब राहत। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The play was shortened by the dash of two scenes. इंसर्शन कोई शब्द नहीं होता, इंसर्शन होता है। इंसर्शन मतलब किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना। तो अगर जोड़ने की बात करें, पहली बात तो ये शब्द की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। दूसरी बात, अगर जोड़ने की बात करें तो जोड़ने से तो लंबा होगा ना, छोटा कैसे होएगा? शॉर्टन करने की, कम करने की बात करें। ओमिशन मतलब किसी चीज को डिलीट कर देना, हटा देना, इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। एडिशन ऐड करना, मैंने बताया शॉर्ट हुआ है, तो ऐड करने से शॉर्ट नहीं होगा, ऐड करने से लंबा होगा, इनकरेक्ट है। ओमिशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट क्वेश्चन इज मच डिफिकल्ट बट दिस वन इज वेरी इजी। देखो, वेरी इजी हमें बता रहा है कि हमने सिंपल पॉजिटिव डिग्री ऑफ स्टेटमेंट यूज करना है, कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं बताना। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था वो मच डिफिकल्ट था। मच डिफिकल्ट की बजाय क्या आएगा? वेरी डिफिकल्ट, कि वो क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल था लेकिन ये वाला बड़ा आसान है। तो वेरी
डिफिकल्ट होना चाहिए, ना कि मच डिफिकल्ट। ऑप्शन सी में एरर है। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई असाइनमेंट इन टाइम। तो आप अपना असाइनमेंट समय पे क्या नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट्स, कंप्लीट्स जो है वो प्रेजेंट टेंस के में थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाएगा, आई इस्तेमाल हो रहा है, राइट। फिर आता है कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, जो भी इनकरेक्ट है। कंप्लीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्लीटेड पास्ट में है, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि विल आ रहा है तो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। The vital role played by women at home and in the struggle for freedom advanced the case for female emancipation soon after the war was over। बोल रहे हैं जो important, vital मतलब important योगदान महिलाओं ने दिया घर पे और फ्रीडम के स्ट्रगल में, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें एडवांस, इसने और ज़्यादा विकास किया और ज़्यादा विकसित किया उस केस को कि महिलाओं को भी इमेंसिपेशन, फ्रीडम मिलना चाहिए वॉर, जैसे ही वॉर खत्म हुआ उसके तुरंत बाद। यानी कि महिलाओं का केस उसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि भाई अब महिलाओं के फ्रीडम की बात है, अब महिलाओं, अब देश को आज़ादी मिल गई, अब महिलाओं की आज़ादी की बात है। ठीक है। फर्स्ट है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब बंधन, गुलामी। ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता। यूटिलिटी, उपयोगिता। फ्रीडम, आज़ादी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। His eloquent speech moved the audience to tears। eloquent मतलब बहुत ही प्रभावशाली, तो उसकी जो इतनी प्रभावशाली, इतनी अच्छी स्पीच थी, उसने पूरी ऑडियंस की आंखों में आंसू ला दिए। सो सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा, तो गुस्से की स्पीच जरूरी थोड़ी आंसू लाएगी, कई दफा इरिटेट भी हो जाता है बच्चे में, मम्मी पापा भाषण दे रहे हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं ना, तो वो चीज है। एलोक्वेंट इज नॉट रेलिवेंट टू एंग्री। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब पूरा भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाली, तो एलोक्वेंट मतलब प्रभावशाली थी। अब उसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए होंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त की होंगी, तभी लोग इतने मोहित हो गए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर मतलब जो किसी देश में आप गए हैं वहीं की भाषा अगर आप बोल रहे हैं, स्थानीय भाषा बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्नाक्युलर। इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Saltwater crocodiles are also known as estuarine crocodiles। बोल रहे हैं जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं उनको स्टुराइन क्रोकोडाइल्स भी कहा जाता है, एज दे डैश टू लिव इन मैनग्रूव लाइन रिवर्स। क्योंकि वो मैनग्रूव, मैनग्रूव होते हैं जो पेड़ पानी के, जमीन नहीं होती, वो पानी के अंदर उभरे होते हैं ना, उनकी जड़ें जो हैं वो जमीन से बाहर पानी से निकल कर आ रही होती हैं, तो मैनग्रूव नदियों में वो रहते हैं। They're the dash living reptile reaching up to 7 meters in length। तो लेंथ की बात करें तो लॉन्गेस्ट हो सकता है कि लॉन्गेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, उनकी मतलब लेंथ की बात की जा रही है। फार लार्जर दैन इंडोनेशियाज फेमस कोमोडो ड्रैगन। और ये इंडोनेशिया के जो बड़े फेमस कोमोडो ड्रैगन है उससे भी लंबे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। विच टॉप्स आउट एट 3 मीटर। जिनकी अधिकतम लंबाई 3 मीटर होती है और इनकी 7 मीटर तक हो सकती है। डैश क्रोकोडाइल्स लिव थ्रू आउट द इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। बोल रहे हैं जो क्रोकोडाइल्स हैं वो इंडोनेशिया के पूरे आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स का झुंड होता है उसको बोलते हैं, क्लस्टर है छोटे छोटे आइलैंड्स का। तो इंडोनेशिया क्या है, आर्कीपेलागो है, वो छोटे छोटे आइलैंड्स का झुंड है। ठीक है। वी हैव डैश ऑफ अटैक्स ऑन ह्यूमंस इन बाली फ्रॉम द अर्ली 20th century and across much of Java until 1950s। वी हैव डैश विटनेस हो सकता है, लर्नड ऑफ अटैक्स हो सकता है कि इंसानों के ऊपर इन्होंने अटैक किया बाली में 20वीं सदी की शुरुआत से लेके जावा तक 1950 तक। ठीक है। Even Indonesia's capital, Jakarta, had crocodiles dash in many rivers running through the city। तो जो इंडोनेशिया के कैपिटल है जकार्ता, वहां पे भी क्रोकोडाइल्स कई सारी नदियों में पाए जाते हैं जो शहर के बीचों बीच से गुजर रही होती हैं। Salt water crocodiles are also known as terrine crocodiles as they dash to live in mangrove lined rivers।
प्रेफर, प्रेफर मतलब पसंद करते हैं। रेफर मतलब किसी चीज को चिन्हित करना, उसको इंडिकेट करना। डेफर, डेफर मतलब पोस्टपोन करना। और डिफर मतलब उससे मतभेद रखना, उससे डिफरेंट होना। तो यहाँ पे प्रेफर होता है कि वो मैनग्रोव लाइन रिवर्स में रहना पसंद करते हैं। दे आर दी डैश लिविंग रेप्टाइल। ब्रॉडेस्ट मतलब सबसे चौड़े हैं, तो चौड़े की बात नहीं की जा रही, लंबे की बात की जा रही है। पुअरेस्ट गरीब है। फैटेस्ट मोटे हैं। लार्जेस्ट लंबाई की बात की जा रही है, तो लार्जेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश crocodiles live throughout the Indonesian archipelago abysmally। abysmal मतलब क्या होता है कि बहुत बुरी तरीके से, तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तो नहीं रह ले। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से क्रोकोडाइल्स इस इंडोनेशिया के पूरे जो आइलैंड का झुंड है इसमें रहा करते थे। फेनेटिकली, फेनेटिकली का मतलब होता है उत्साह पूर्वक। और एक्रोबैटिकली, एक्रोबैटिकली यानी कि कुशलता से, तो यहाँ पे हिस्टोरिकली इज करेक्ट कि पहले रहते थे, पाए जाते थे। वी हैव डैश ऑफ अटैक्स रेसिपीज, यानी कि जो कोई भी डिश बनाने की विधि होती है। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब हमारे पास दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं इस बात के कि बाली में 20वीं सदी से इंसानों के ऊपर अटैक्स हुए थे और पूरे जावा तक होते रहे, पूरे जावा तक ज्यादातर हिस्से में होते रहे। 1950 तक हमारे पास इनके रिकॉर्ड्स हैं। रेजिमेंट्स, रेजिमेंट्स मतलब सैन्य टुकड़ी। रेजिड्यूज, रेजिड्यूज मतलब अवशेष, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है। Even Indonesia's capital, Jakarta, had crocodiles dash in many rivers. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना। रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब रहते हैं, पाए जाते हैं, तो निवास करते हैं वहां की कई नदियों में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब किसी चीज से मेल खाना। और रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस मतलब स्मरण करना, तो ऑप्शन बी रेजिडेंस इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।